एपिज़ियोटमी या सर्जिकल इंटरवेंशन इसको बोलते हैं। इसका क्या होता है, शिशु के सिर को सुगमतापूर्वक निकालने के लिए योनि में छिद्र को बड़ा करने के लिए एपिज़ोटमी को लगाया जाता है। ठीक है, तो बेबी की नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए या उसके जब सिर की डिलीवरी होती है तो सर का साइज़ हमारे नॉर्मल योनि के साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो योनि के छिद्र को थोड़ा सा काट कर बड़ा कर देते हैं जिससे शिशु का सर आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम एक कट काटते नहीं हैं या एक एपिज़ियोटमी कट नहीं लगाते हैं तो जिसकी वजह से शिशु जब सर से योनि से बाहर आ रहा होगा तो वो योनि को फाड़ सकता है, वो अलग-अलग जगह से उसको टियर कर सकता है। ठीक है, तो को योनि छिद्र को बड़ा करने के लिए एपिज़ियोटमी लगाते हैं। ठीक है, इसके प्रकार क्या कितने टाइप के होते हैं, ये 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है मीडियन, एक होती है मीडियोलैटरल, एक होती है जे शेप और एक होती है लैटरल। ठीक है, तो ये जो पेरिनियम एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ये पेरिनियम एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेरिनियम एरिया है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेरिनियम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लगा रहे हैं, ये मिड लाइन है, अगर हम लगा रहे हैं बिल्कुल ऐसा सीधा तो इसको हम बोलते हैं मीडियन एपिज़ोटमी। मीडियन एपिज़ोटमी ये हो गई है। ठीक है, और अगर हम लगा रहे हैं ये कट इस तरह से यहाँ पर लेटरल, तो ये हो गई है लेटरल एपिज़ोटमी। ठीक है, दूसरे वाली एक है मीडियल यानी मिड लाइन में जो लगाई है, एक है लेटरल जो हमने लगाई है लेटरली, या तो ये इस साइड भी हो सकती है या इस साइड भी हो सकती है। अगली है मीडियोलैटरल एपिज़ियोटमी। मीडियोलैटरल एपिज़ियोटमी क्या होती है कि वो मीडियम से शुरू करके मिड लाइन से शुरू करके लेटरली जाते हैं। ठीक है, इस लेटरल वाले में क्या है कि हमने लेटरली यहाँ से शुरू किया है कोनों से। ठीक है, इसमें क्या है बीच में से शुरू करके और यहाँ तक कट लगाते हैं, ये हो गई है मीडियोलैटरल एपिज़ियोटमी। फिर इसके अलावा एक होती है जे शेप एपिज़ियोटमी, उसमें क्या करते हैं कि मीडियल तक लगाते हैं और फिर थोड़ा सा लेटरली लेके जाते हैं, हाफ कट मीडियल और फिर लेटरली लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं जे शेप एपिज़ियोटमी। ठीक है, तो जैसे मीडियो है, फर्स्ट जो ये है मीडियो, पार्श्व चीरे को नीचे और जावक के मध्य गुदा में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल बीच में और मध्य में लगाया जाएगा ये वाला। ठीक है, मीडियो लैटरल इस तरह से बिल्कुल बीच में और मध्य में। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर तक का कट होता है। मध्य चीरे में क्या को 2.5 सेंटीमीटर मिड लाइन के साथ पोस्टीरियर पक्ष पर लगाया जाता है, मीडियो लैटरल जिसमें ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये हो गई है मीडियो लैटरल। पार्श्व चीरे को 1 सेंटीमीटर पार्श्व लगाते हैं, पार्श्व चीरे को लगाते हैं 1 सेंटीमीटर दूरी की तरफ, इस तरह से। जे शेप एपिज़ियोटमी चीरे को 1.5 सेंटीमीटर मिड लाइन के साथ नीचे और बाहर लगाया जाता है। ठीक है, इसमें मिड लाइन के साथ नीचे और फिर बाहर की तरफ ऐसे लगाया जाता है, तो ये है जे शेप। ठीक है, समझ आया। 4 टाइप की होती है, मीडियो, मीडियोलैटरल, जे शेप और लैटरल। ठीक है, यानी मीडियो, मध्य, पार्श्व और जे आकार की। अच्छा, नेक्स्ट है कि प्रोसेस, प्रक्रिया, इसको काटते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं। प्रसव के द्वितीय चरण में चीरा लगाने वाले स्थान की त्वचा 1 सेंटीमीटर ज़ाइलोकेन सुई द्वारा सुन्न करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो एरिया है इसमें पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं, इस एरिया में पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं, इस एरिया को सुन्न करते हैं। एंटीसेप्टिक पेरिनियम को साफ करते हैं, एंटीसेप्टिक से इस एरिया को साफ करते हैं। स्टेराइल ग्लव्स पहनने के बाद बाएं हाथ की उंगलियों से सिर के नीचे जनन मार्ग में डालकर फैला लेते हैं, दूसरे हाथ में गोल सिरे वाली कैंची को खोलकर उचित स्थान पर रखते हैं। जब शीर्ष दिखाई दे तो पेरिनियम खींचकर अत्यंत पतला हो जाए तब 4.5 सेंटीमीटर तक चीरा लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो आ रहा है बाहर की तरफ, ये तो है सर, ये जो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। जब ये सर बाहर की तरफ निकल के आ रहा होता है यानी उसका शीर्ष दिखाई देने लगता है, तो अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियों को अंदर की तरफ डालकर, जैसे इसने डाला है, जब ये वाला एरिया अत्यंत पतला हो जाए तो दूसरे हाथ में एपिज़ियोटमी सीजर लेकर यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चे को पूरा बाहर निकालने के बाद चीरे की जीरो कैटकट द्वारा सिलाई की जाती है। उसके बाद बच्चा जब बाहर आ जाता है तो इस एपिज़ियोटमी की सिलाई की जाती है। तुम्हें देखा होगा बाद में नीचे टाँके आते हैं, तो वो टाँके यहीं होते हैं एपिज़ियोटमी में। एपिज़ियोटमी की सिलाई म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल और स्किन मैट्रस सूचरिंग होनी चाहिए। म्यूकस मेम्ब्रेन में कंटिन्यूस सूचरिंग, मसल्स में इंटरमिटेंट सूचरिंग और उसके बाद स्किन में मैट्रस सूचरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा
ये है कि ये वाला है पेरिनियल मसल में सूचरिंग करते हैं। उसके बाद ये है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन की सूचरिंग ऊपर वाली, ठीक है। ये बाद में करते हैं पूरी वजाइनल की सूचरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अंदर की तरफ से ऐसे सूचरिंग करना शुरू करते हैं, फिर अंदर मसल में यहाँ पर इस तरह से सूचरिंग करते हैं, फिर वो ऊपर वाली कंटिन्यूस ऐसे सूचरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि कंटिन्यूस सूचरिंग करते हैं और इंटरमिटेंट सूचरिंग करते हैं। तो कंटिन्यूस सूचरिंग तो क्या होती है कि हम इस तरह से, जैसे अगर हम किसी चीज़ को सिलाई कर रहे हैं तो इस तरह से हम उसको कंटिन्यूसली सिलते चले जाते हैं, ये होती है कंटिन्यूस सूचरिंग, जो कि हम मसल्स में कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस सूचरिंग। उसके बाद इंटरमिटेंट सूचरिंग क्या होती है कि जैसे अगर हम सिलाई कर रहे हैं, उसको सिल रहे हैं, तो एक टाँका लगाते हैं और उसको यहीं बांध देते हैं, फिर दूसरा टाँका, फिर उसको यहीं बांध देते हैं, फिर तीसरा टाँका यहीं बांध देते हैं, ठीक है। ये होती है, इस टाइप की सूचरिंग होती है इंटरमिटेंट सूचरिंग। समझ आया? उसके बाद है योनि को पश्चभित्री को चीरे में के शीर्ष स्थान से नीचे की ओर अविरामी सिलाई, अविरामी यानी यही कंटिन्यूस सूचरिंग लगा देते हैं। उसके बाद पेशियों को गहरे सी सेविरामिम टीकों द्वारा सिलाई की जाती है। सेविरामिम पेशियों की यानी मसल्स की, ऐसे सेविरामिम, यही लाइन हिंदी में इन्होंने लिखी हुई है। त्वचा को पार त्वचीय सिलाई करना चाहिए, ये योनि की सिलाई करती है। फिर उसको ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, पूरी तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए। सफाई और सूखने की परीक्षा देना आवश्यक है, की शिक्षा देना आवश्यक है। उसके बाद है इंफ्रा रेड लैंप यानी ऊष्मा लैंप से सिकाई देना है। तो क्या होता है, जब एपिजियोटमी नीचे की तरफ टाँके आते हैं तो एक टेबल लैंप का इस तरह से ना एक लैंप टाइप का होता है ऐसे, उसमें यहाँ पे एक रेड कलर का बल्ब लगा होता है, इस तरह से एक लैंप टाइप का होता है, ठीक है। तो उस लैंप से उन टाँकों पर सिकाई देनी चाहिए। दिन में 3 बार पेरिनियम पैड बदलना चाहिए, उसका जो पैड है वो 3 से 4 बार उसको बदलना चाहिए। सूजन, लाल रंग, स्त्राव या बदबू या शोभन या आर्कष आवश्यक तत्वों की जांचें करनी चाहिए। उसमें सूजन तो नहीं है, लालपन तो नहीं है, या कोई चीज़ उससे चिपक तो नहीं गई, ये सब चीज़ों को उस पर जांच करनी चाहिए। दर्द के लिए गर्म सिकाई करनी चाहिए, अगर उसमें पेन है तो गर्म पानी में बैठ के उसकी सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लगाने के लिए पहले है उसको शून्य करो, फिर एंटीसेप्टिक से साफ करो, ग्लव्स पहनो और बाएं हाथ की उंगली अंदर डाल के स्किन को पतला होने पे कट लगा दो। कट के बाद उसकी सिलाई करो, सिलाई के बाद ड्रेसिंग, उसकी सफाई, उसकी सिकाई, फिर उसमें पैड बदलो, उसमें सूजन या लाल रंग या कोई स्त्राव तो नहीं आ रहा है, और फिर उसमें दर्द को कम करने के लिए उसकी सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एपिजियोटमी रिपेयर अभी मैंने जो दिखाया टाँक से, उसकी सिलाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद है इंडक्शन ऑफ लेबर, विचार पूर्वक कभी किसी गर्भ को 28 सप्ताह बाद योनि मार्ग से बाहर निकालने के लिए प्रसव क्रिया को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना इंडक्शन लेबर कहलाता है। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि 28 सप्ताह बाद हम अपनी मर्जी से प्रसव क्रिया को प्रारंभ करने हैं या उसके कॉन्ट्रैक्शन को उत्पन्न कर रहे हैं, तो यानी उसका मतलब है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, अगर गर्भ संबंधी यानी माता संबंधी इंडिकेशन क्या है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि समाप्त होने पर, अगर उसकी सामान्य अवधि समाप्त हो गई है और उसकी प्रेगनेंसी बहुत दिनों तक खींची जा रही है तो हम उसमें लेबर इंड्यूस कर सकते हैं। गर्भाशय में गर्भ की मृत्यु हो जाने पर, अगर बच्चा अंदर की तरफ मर गया है तो उसमें लेबर इंड्यूस कर सकते हैं। प्लेसेंटा अपर्याप्त होने पर, अगर प्लेसेंटा नहीं निकला है तो कर सकते हैं। गर्भ की जन्मजात व्याधि होने पर, या गर्भ में कोई चीज़ अंदर रह रही है या उसकी नॉर्मल ये नहीं आई है, स्ट्रक्चर वापस नहीं आई है, तो हम उसको दे सकते हैं। माँ संबंधी मानसिक पीड़ा या जीर्ण अति उल्बता, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है या उसको कोई मानसिक पीड़ा हो रही है तो हम उसको इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर बेसिकली यही है, एक तो नॉर्मल लेबर होता है कि पूरा टाइम होने पे अपने आप पेन आना शुरू हो जाता है और बच्चे को डिलीवरी हो जाती है। एक इंडक्शन मतलब हम खुद से उसको दवाई वगैरह दे के उसकी इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं। कारण क्या होता है, प्री इक्लैम्पशिया की कंडीशन में, इक्लैम्पशिया की कंडीशन में, सम्मुख प्लेसेंटा में, और जीर्ण हृदय या गुर्दों का कोई रोग हो गया है तो। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब हम उसको नहीं करते हैं, पहले गर्भाशय का सिजेरियन सेक्शन किया हो तो, अगर पहले कोई सिजेरियन सेक्शन है तो हम उसको लेबर इंड्यूस नहीं करते हैं। शिशु का सिर एवं गर्भवती की श्रोणि व्यास सामान्य से कम है तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर उसका सर का व्यास श्रोणि के व्यास से कम है तो। गर्भ में असामान्य एवं अस्थिर होने पर, अगर गर्भ उसका असामान्य और अस्थिर है तो हम नहीं कर सकते हैं।
विधि क्या है? दवाइयों का प्रयोग। दवाइयों के प्रयोग से कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देके ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करता है, लेबर को कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है। इसमें 500 ml 5% डेक्सट्रोज में 5 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन मिलाकर या टीस्पून मिलाकर पर मिनट गर्भाशय टीस्पून पर मिनट गर्भाशय के संकुचन को देखते हुए बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन भी सेम यही काम करता है। इसमें डाइनोप्रोस्टोन दे सकते हैं 0.5 mg या सर्विडिल दे सकते हैं 10 mg। योनि के अंदर डालने पर प्रसव के समय को कम कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? इसको योनि के अंदर डाला जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन वाली को। ये ऑक्सीटोसिन IV के थ्रू दिया जाता है। शाल्यात्मक प्रेरण, उसको एमनियोटमी PV के द्वारा झिल्ली को कॉर्चर फोर्सेप्स से फाड़ते हैं। इसमें शाल्यात्मक मतलब सर्जिकल प्रोसीजर क्या है कि उसकी एमनियोटमी करनी है, यानी उसकी एमनियोटिक उसकी झिल्ली को खुद से हमें फाड़ना है। स्ट्रिपिंग मेम्ब्रेन, इसमें परीक्षण उंगलियों से गर्भाशय के निचले खंड में झिल्लियों को निरूपित करते हैं। इसमें मतलब स्ट्रिपिंग मेम्ब्रेन उसकी उंगलियों से झिल्ली को निरूपित करना है कि यहाँ पर उसकी झिल्ली है PV करने के टाइम पे। कंबाइंड मेथड, इसमें दवाइयों का प्रयोग करके शाल्यात्मक प्रेरण के साथ उपयोग किया जाता है। कंबाइंड मेथड में क्या होता है कि उसमें दवाइयाँ भी दी जाती हैं और उसमें एमनियोटमी या स्ट्रिपिंग मेम्ब्रेन भी की जाती है। इसके बाद है नर्सिंग देखभाल। क्या क्या नर्सिंग देखभाल करनी चाहिए इस टाइम पे? इसमें है फीटल हार्ट रेट या नाड़ी दर उसकी देखनी है, टेम्परेचर देखना है। ग्रीवा फैलाव को 4 घंटे में PV कर सकते हैं। अगर हर 4 घंटे में ग्रीवा फैलाव को देखने के लिए पर वजाइनल एग्जामिनेशन यानी PV हमें उसका करना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इज बिशॉप्स स्कोर फॉर इंडक्शन, ये भी इंडक्शन लेबर के लिए रेफर करने के लिए बोला है। नेक्स्ट कंडीशन है फोर्सेप डिलीवरी, गर्भ के सर को पकड़कर बिना सर को चोट पहुंचाए गर्भ को पूरा बाहर निकालने को फोर्सेप डिलीवरी कहते हैं। फोर्सेप डिलीवरी का मतलब है, ये जो चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है इसका नाम है रिगलिस फोर्सेप, ये वाली चीज़ इसका नाम है रिगलिस फोर्सेप। फोर्सेप के साथ जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, ये फोटो में दिख रहा होगा, इस तरह से बच्चे को सर को पकड़ के वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको फोर्सेप डिलीवरी कहते हैं। तो इस तरह की डिलीवरी को हम फोर्सेप डिलीवरी कहते हैं, जिसमें बच्चे के सिर को फोर्सेप से पकड़ के बाहर निकाला जाता है। फोर्सेप के इसके टाइप होते हैं, इस फोर्सेप के टाइप होते हैं। हाई फोर्सेप, बच्चे का सिर गर्भाशय के निचली खंड से उच्च ऊपरी में बैठा है। अगर बच्चा का सर यहाँ इस एरिया में है, ऊपर की तरफ है, तो इसको बोलते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं हाई फोर्सेप। मिड फोर्सेप यूज़ करते हैं अगर बच्चे का सर नीचे की तरफ आ गया है। लो फोर्सेप यूज़ करते हैं अगर उसका स्टिल स्पाइन +2 स्टेशन में, यानी उसका बच्चे का सर जो है काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। ये फोर्सेप होती है। फिर उसके बाद है आउटलेट फोर्सेप या रिगलिस फोर्सेप, ये वाली फोर्सेप को बोलते हैं हम रिगलिस फोर्सेप या आउटलेट फोर्सेप। जब बच्चे का सर अक्सर दिखाई देना, बाहर की तरफ आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन बच्चे का सिर फिर भी ऊपर की तरफ नहीं आ पा रहा है, बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा है, तो हम उसमें ये वाली रिगलिस फोर्सेप यूज़ करते हैं। तब यूज़ करते हैं जब बच्चे का सर बिल्कुल बाहर की तरफ दिखने लगा है, ये रिगलिस फोर्सेप। उसके बाद होता है रोटेशनल फोर्सेप, बच्चे के सिर नहीं घूमने से भ्रूणी संदेश के नीचे सिर को घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने बताया था जब लेबर पढ़ाया था, इंडक्शन ऑफ लेबर में बच्चे के सर का इंटरनल रोटेशन होता है, बच्चा अपने सर को घुमाता है। तो जब वो बच्चा अपने सर को नहीं घुमा रहा हो तो उसके लिए रोटेशनल फोर्सेप को यूज़ कर सकते हैं। गर्भग्रूणी यानी नॉन रोटेशनल मिड कम आउटलेट संदेश को गैर ग्रूणी संदेश कहते हैं, जिसमें बच्चा मिड में फंस गया हो, जिसमें सर घुमाने के बीच में फंस गया हो, उसको हम बोलते हैं नॉन रोटेशनल फोर्सेप। तो मतलब ये फोर्सेप के टाइप हैं कि किस किस तरह की फोर्सेप को यूज़ करके बच्चों की डिलीवरी करा सकते हैं। उसके बाद है चिमटी या फोर्सेप डिलीवरी। ये यही है कि गर्भाशय की ग्रीवा पूर्णतः फैली हुई ना हो, मतलब उसका जो सर्विक्स है पूरी तरह से अगर डायलेशन नहीं होता है, तो गर्भ में सिर की सही स्थिति ज्ञान ना हो, अगर सर का नहीं पता है कहाँ है तो कर सकते हैं। गर्भ में झिल्ली फटी हुई होनी चाहिए। गर्भ वर्टेक्स प्रस्तुति चेहरा प्रस्तुति में होना चाहिए, जो उसका गर्भ है वो नीचे की तरफ इस तरह से चेहरा प्रस्तुति या सर प्रस्तुति में होना चाहिए। उसके बाद है सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए, वो जो हमने कल पढ़ा था सिफोलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मतलब उसका जो पेल्विस है वो छोटा है उसके सर से। फिर है स्थितियाँ क्या होती हैं, मानसिक पीड़ा,
जीर्ण अति उल्टा, प्रीक्लेम्शिया, कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई मेंटल कॉम्प्लिकेशन है, या प्रीक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया, सम्मुख प्लेसेंटा, जीर्ण हृदय और गुर्दों का कोई रोग, या सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इन कंडीशंस में हम करते हैं उसकी फोर्सेप डिलीवरी। नर्सिंग देखभाल क्या है? प्रत्येक संकुचन के दौरान स्त्री के फोर्सेप के साथ खिंचाव देना चाहिए। तो इसमें क्या है कि उसको बाहर की तरफ तभी खींचना है जब उसके अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही फोर्सेप के साथ खींचना चाहिए। फीटल हार्ट रेट, पल्स रेट, बीपी और उसका टेम्परेचर चेक करते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूम एक्सटेंशन। जैसे फोर्सेप डिलीवरी होती है, इसी तरह से एक असिस्टेड डिलीवरी होती है वैक्यूम एक्सटेंशन। जब प्रसव चिमटी के द्वारा नहीं होता तब वेस्टर्न निष्कर्षण का उपयोग करते हैं, या वैक्यूम एक्सटेंशन वेंटस एक्सर्शन का वैक्यूम को वेंटस एक्सर्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब ऐसी कंडीशन जिसमें हम फोर्सेप नहीं लगा सकते उसमें हम ये वेंटस एक्सर्शन या वैक्यूम एक्सर्शन कर सकते हैं। ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, ठीक है, ये वाला वेंटस एक्सर्शन है, इसमें हम फोर्सेप नहीं लगा सकते। ठीक है। स्थितियाँ क्या होती हैं? शिशु या माँ की संकट अवस्था, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है शिशु को या माँ को, तब हम लगाते हैं। ग्लूकोमा हो गया है, उच्च बीपी है, या लंबी अद्वितीय अवस्था है, या उसकी सेकेंड स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके लेबर का टाइम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो विधि क्या है? इसमें वैक्यूम 2.2 kg सेंटीमीटर पर स्क्वायर से लेकर 0.8 kg सेंटीमीटर पर स्क्वायर तक के द्वारा प्रत्येक संकुचन के दौरान स्त्री के फोर्सेप को खिंचाव देना चाहिए। इसमें क्या है कि इस वैक्यूम में खिंचाव तब देना है जब उसको कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, तभी इसके साथ उसको बाहर की तरफ ऐसे खींचना चाहिए। ठीक है। क्रेनियोटमी क्या है? कपाल उच्छेदन यानी क्रेनियोटमी। उसमें क्या है? गर्भाशय के अंदर शिशु की मृत्यु होने पर, शिशु को बाहर नहीं आने पर, शिशु की खोपड़ी के भीतर पदार्थों को निकालने एवं उसके सिर का परिणाम को कम करने के लिए खोपड़ी की हड्डी का कोई भाग अस्थायी तौर पर हटा दिया जाता है। इसे कपाल उच्छेदन कहते हैं। अच्छा, क्रेनियोटमी क्या होती है कि बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हम क्रेनियोटमी कर रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं कि बच्चे के सर की कोई हड्डी का सर की कोई हिस्सा, हड्डी का कोई हिस्सा बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ये तब करते हैं जब अंदर की तरफ शिशु की मृत्यु हो जाती है। मैंने पहले भी बताया है, जब बच्चा अंदर की तरफ मर जाता है तो उसका एक्सपल्शन खुद से होता है, उसमें किसी डिलीवरी की, उसमें किसी लेबर की या इंड्यूस लेबर की आवश्यकता नहीं होती। अगर बच्चा खुद से बाहर नहीं आ पा रहा है मृत्यु के बाद तो उसकी हड्डी का कोई हिस्सा निकाल देते हैं, जिससे उसके सर का आकार कम हो जाता है और बच्चा बाहर आने में हेल्प होती है। सिजेरियन सेक्शन आप सबको भी पता है। सिजेरियन सेक्शन में क्या करते हैं? नॉर्मल फोर्सेप वेंटस निष्कर्षण से असंभव हो, जब इन सब चीज़ों से डिलीवरी ना हो पा रही हो, फोर्सेप से ना हो पा रही हो, उसके वैक्यूम से ना हो पा रही हो, तो उस स्थिति में करते हैं सिजेरियन सेक्शन। उसको तो उदर भित्ति यानी उसके पेट की लेयर को, एब्डोमिनल लेयर को चीरने के बाद गर्भाशय से गर्भ को शुक्लन बाहर निकालते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन में क्या करते हैं? उसके एब्डोमिनल मसल को कट करके, उसकी लेयर्स को, उसकी एब्डोमिनल मेम्ब्रेन को कट करके उस जगह से, उसके गर्भाशय से, यूट्रस से उसको बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। ये होता है सिजेरियन सेक्शन। इंडक्शन क्या क्या है? कब हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं? सिजेरियन सेक्शन करते हैं जल शीर्ष में, अगर उसके अंदर वाटर की कमी है, या गर्भावस्था की सामान्य अवधि समाप्त हो गई है, गर्भाशय में गर्भ की मृत्यु हो गई है, प्लेसेंटा अपर्याप्त है, गर्भ की जन्मजात व्याधियों मतलब गर्भ में कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, या कोई गर्भ से ही कोई उसको डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, मानसिक पीड़ा है, अतिउल्बता है, कम उल्बता है, या उसको प्रीक्लैम्शिया या इक्लैम्शिया या प्लेसेंटा सम्मुख, या वही उसको हृदय या गुर्दों का कोई रोग है। तो बेसिक है कि सिजेरियन सेक्शन तब करते हैं या बच्चा घुमा हुआ हो, बच्चे की पोजीशन ठीक ना हो तो भी करते हैं, मानसिक पीड़ा हो तो करते हैं। इन सब कंडीशन में हम उसका सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा,
टाइप क्या होते हैं सिजेरियन सेक्शन के? सिजेरियन सेक्शन कम अनुभाग शल्य क्रिया अनुभाग, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, LSCS, ठीक है। गर्भाशय में निचले खंड में अनुप्रस्थ या क्षैतिज चीरों को लगाया जाता है। फिर उसके बाद होता है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। एक ऊर्ध्वाधर चीरा को गर्भाशय के बीच ऊपरी भाग में लगाने वाले चीरे को कहते हैं। बोथ में क्या होता है, गर्भाशय के निचले खंड में यदि आवश्यक हो तो एक कम ऊर्ध्वाधर चीरा और ऊपरी खंड में क्लासिकल चीरा तक बढ़ाया जा सकता है, के साथ बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, तो जैसे ये इस तरह से यूट्रस होता है, अगर नीचे की तरफ यहाँ चीरा लग रहा है तो है वो लोअर सिजेरियन सेक्शन, अगर यहाँ बीच में चीरा लग रहा है तो वो है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, बीच के टाइम पे जो चीरा लग रहा है, ठीक है। तो अगर या उस चीरे को बड़ा किया जा रहा है, ऊपर की तरफ चीरा इस तरह से लगाया जा रहा है, ऊपरी खंड तक जा रहा है, तो हम उसको बोथ बोल सकते हैं। नर्सिंग देखभाल पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या क्या करते हैं? मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। ऑपरेशन में कोई क्षति हो तो उसको कंसेंट ले लेना चाहिए परिवार का, कि ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो उसके लिए परिवार का कंसेंट लेना चाहिए। उसके वाइटल साइंस चेक करने हैं, उसको एनीमा देना है, IV फ्लूइड शुरू करने हैं, यूरिनरी कैथेटर लगाना है और पेरिनियम की शेविंग करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन के बाद क्या क्या करते हैं? हर 1 घंटे में जैविक चिन्हों BP TPR लेना चाहिए। हर आधे घंटे में उसके वाइटल साइन चेक करने हैं। दर्द है तो दवाई देनी है, रक्तस्राव है तो उसको रोकना है, शिशु में स्तनपान कम है करवाना चाहिए, आंतगतियों की जांच करते रहना चाहिए, दूसरे दिन में गतियाँ या मुख के द्वारा हल्का आहार देना चाहिए। उसके बाद है 6वें या 7वें दिन टीकों को ठीक करने में या रहने से काटा जा सकता है। एजुकेशन देनी है, स्वयं की देखभाल करनी है, पेरिनियम की देखभाल करनी है, स्तन देखभाल करनी है, स्तन के लिए पोषण देना है, स्तनपान कराने के लिए परिवार नियोजन की यानी उसको फैमिली प्लानिंग की एजुकेशन देनी है, शिशु की एजुकेशन देनी है और टीकाकरण कराना है। ये है उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। कोई क्वेश्चन?